हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एग्जाम्स चल रहे हैं। अभी देखो यूपी पुलिस का एग्जाम भी लीक हो गया। ये सब बातें चलती रहती है, लेकिन हमें अपनी तैयारी को इम्पैक्ट नहीं करना है। तो मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके लेक्चर नंबर 16 पर हम पहुंच चुके हैं और हम पढ़ रहे थे अकबर। अकबर का देखो हम शुरू से रिवीजन करें। वैसे आज हमें अकबर की मनसबदारी व्यवस्था पढ़नी है और फिर लास्ट में इसके युद्ध पढ़ने हैं। अभी तक हम अकबर को शुरू से रिवीजन एक बार कर लेते हैं। जो हमारी एक परंपरा है कि हम रिवीजन पहले लास्ट क्लास का करते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। रिवीजन के बिना मामला सारा खराब हो जाएगा। देखो रिवीजन डेली किया करो, ठीक है? तो अकबर का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में, क्योंकि अभी तक हमने अकबर के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया। और रिवीजन करने के बाद हम आज का अपना टॉपिक फिर शुरू करते हैं। हमने पढ़ा 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। पंजाब के एक राजा थे वीर साल, उनके महल में। शुरुआती दौर इसका अपने चाचा के साथ बीता और बाद में फिर ये हुमायूं के साथ रहने लगा। 1556 में हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो ये गद्दी पर बैठा और बादशाह बना। 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खान इसका संरक्षक था। उसने हेमू से जीता और 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। 1556 से 1560 तक अकबर क्योंकि अभी छोटा था, तो इसके जो संरक्षण थे, जो इसके डिफेंडर थे, वो थे बैरम खान। और बैरम खान की देखरेख में अकबर बड़ा हुआ। लेकिन इन दिनों बैरम खान इतने ज्यादा अपने आप को उस्ताद समझने लगे, अपने आप को इतने बड़े मंत्री समझने लगे कि अकबर को भी अब लगने लगा कि बैरम खान अपने पावर से कहीं ज्यादा बड़ा आपको इंसान समझ रहे हैं। इसलिए 1560 में ऊपर से महामंगा ने और बाकी दरबारियों ने भी अकबर के कान भरने शुरू करे। इसलिए बैरम खान और 1560 में अकबर के बीच में एक हल्की सी झड़प हुई, जिसको हम तिलवाड़ा के युद्ध से नाम से जानते हैं। और उसमें शर्त अनुसार बैरम खान हारने के बाद हज यात्रा पर गए थे, और हज यात्रा पर जब वो गए तो गुजरात में मुबारक शाह खान द्वारा उनकी मृत्यु कर दी गई। फिर 1560 से 1562 तक अकबर की देखरेख करी महामंगा ने। महामंगा एक बहुत ही चतुर और चालाक औरत थी और वो अकबर की धाई मां भी थी। बचपन में अकबर को उसने अपना दूध पिला के बड़ा किया था, इसलिए अकबर उनसे बड़ा अपना दूध का रिश्ता रखता था। लेकिन 1560 से 1562 तक क्योंकि अकबर महामंगा एक लेडी, एक महिला के कंट्रोल में रहा, इसलिए मुगल काल को, जो ये वाला समय है, इसको बोला जाता है पेटीकोट का काल। किसका काल? पेटीकोट का काल, हरमदल का काल, महिलाओं का काल। ये सारा समय कौन से समय को बोला जाता है? 1560 से 1562। क्योंकि अगर इस समय अकबर किसी की मुट्ठी में रहा तो वो थी महामंगा। 1562 से अकबर ने इस चीज को रियलाइज किया कि यार ये कब तक रहेगा कि एक स्त्री का मेरे पर, एक महामंगा जैसी लेडी, इतनी चतुर चालाक लेडी का मेरे पर कब्जा रहेगा। और 1562 से उसने, हालांकि एक इसमें इंपैक्ट ये भी है कि 1562 में उसकी हरकत से शादी हुई थी। और उसके बाद अकबर ने बहुत बड़े बड़े सामाजिक सुधार किए, जो हमने लेक्चर नंबर 3 में अच्छे से पढ़े थे, या 2 में पढ़े थे। 1562 में उसने सबसे पहले दास प्रथा खत्म कर दी थी। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा से कर को खत्म कर दिया था। 1564 में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया था। ये सब देखो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, अभी तो मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। 1571 में उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बना लिया। उसके बाद 1575 में उसने इबादत खाने की नींव रखी और बनाया। ये एक धर्म ग्रंथ था, जहां पर सब लोग आके, धर्म स्थल था जहां पर सब लोग आके चर्चा करते थे। 1578 में सभी धर्मों के लोगों को इसमें अनुमति दे दी गई आके बहस करने की। जब ये आपस में लड़ाई मार करने लगे तो 1569 में अकबर ने मजहर की घोषणा कर दी कि वो सर्वोपरि है। फिर उसके बाद 1581 में उसने एक नया धर्म चलाया, जिसको दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता है। इसको पहले मानने वाला हिंदू बीरबल था। और 1582 में उसने एक नया कैलेंडर चलाया, जिसको इलाही संवत बोला जाता है। इलाही संवत। हालांकि इसको आगे जाके मुगलों ने ही, आगे इसके जो सक्सेसर आएंगे, उत्तराधिकारी आएंगे, उन्होंने इन सारी चीजों को खत्म कर दिया। तो ये थे इसके कुछ सामाजिक सुधार, जो हमने बहुत अच्छे से पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो अब बताते हैं कि अकबर एक सेक्युलर राजा था। हमें कैसे पता चलेगा कि अकबर एक सेक्युलर राजा था? तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा। जैन धर्म के सबसे बड़े उन दिनों विद्वान थे हरि विजय सूरी, जो इसके दरबार में रहा करते थे। हिंदू धर्म के पुरुषोत्तम दास और कुंभन दास इसके दरबार में रहा करते थे। और ईसाई धर्म के एका बीवी इसके दरबार में रहा करती थी। मुस्लिम धर्म के शेख सलीम चिश्ती इसके दरबार में रहा करते थे। शेख सलीम चिश्ती से तो इतना इंस्पायर हुआ था कि इसने अपने बेटे का भी नाम सलीम ही रखा था। उस समय चौथे सिख गुरु थे रामदास, जो इनके दरबार में रहा करते थे। ये सारे, और तो और उस समय पारसी धर्म के
सबसे बड़े जो विद्वान थे उनका नाम था दस्तूर मोहर जी, वो इनके दरबार में रहा करते थे। तो ये सारे धर्मों को बराबर लेके चलता था। ये बात हमें कहां से पता चलती है? यहां से। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पार्ट नंबर 3 में। और इसके बाद हमने अकबर के टैक्स कलेक्शन सिस्टम को और नवरत्नों को पढ़ा था, उसका भी फटाफट रिविजन कर लेते हैं। देखो जी, ऐसी सारी चीजें अगर टिप्स पे याद होंगी ना तो एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि अगर रिवीजन तुम्हारा जबरदस्त है तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, और रिवीजन अगर नहीं है तो मामला सारा खराब। फिर उसके बाद हमने टैक्स सिस्टम पढ़ा था अकबर का। तो अकबर ने सबसे पहले जाब्ती प्रणाली, जो जमीन पर टैक्स लगता था, कनकूत जो फसल पर लगता था, और उसके बाद आईनाए दहसाला प्रणाली जो टोडरमल द्वारा बनी गई, जहां पर एवरेज टैक्स लिया जाता था, हमने ये पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने देखा इसके भूमि के प्रकार 4 तरीके के थे। ऐसी भूमि जिसपे हर साल खेती अच्छी होती थी उसको पोलज बोला गया, जिसमें 2 साल में एक बार होती थी उसको पड़ती बोला गया, जिसमें 4 साल में एक बार अच्छी फसल होती थी उसको चाचर बोला गया, जिसमें भूमि कभी फसल अच्छी नहीं होती थी उसको बांजर बोला गया। इतना हमने इसके भूमि के प्रकार पढ़ लिए थे। हालांकि आगे हमें पढ़ना है कि इसके समय में एक लगान लेने की खालसा भूमि भी होती थी, एक पैवा की भूमि होती थी, एक जागी भूमि होती थी, और एक मददमाश भूमि होती थी। जागी भूमि और मददमाश, ये भी बहुत छोटी चीज है, इनमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये टोटल टैक्स सिस्टम से रिलेटेड इसके तथ्य थे जो हमें पता होने चाहिए। और लास्ट में हमने पढ़ लिए थे इसके नवरत्नों को। नवरत्नों में सबसे पहले इसका बीरबल साहब थे। 4 हिंदू थे, बीरबल, टोडरमल, तानसेन और मानसिंह। ये 4 हिंदू थे जो इसके नवरत्नों में थे। इसने तुलसीदास को भी शामिल करना चाहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिर 2 इतिहासकार थे, अबू फैज और फजल, ये दोनों भाई थे, ठीक है, फजल। और फिर इसके बेटे अब्दुल रहीम, जिनको खाने खाना की उपाधि के नाम से जाना गया, अब्दुल रहीम। और फिर मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। ये इतना हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में अकबर के, ठीक है जी। 5-7 मिनट लगे होंगे और हमने अकबर के बारे में देखो पूरा रिवीजन कर लिया। खालसा भूमि होती थी सरकारी भूमि, जागी भूमि होती थी तो जागीरदारों को दिया जाती थी। अगर जागीरदारों को टैक्स कम पड़ जाता था तो उनके लिए एक अलग से भूमि दे रखी थी पैबा की, और जो मदद करने के लिए भूमि दान की जाती थी उसको बोलते थे मददमाश, ठीक है जी। इतना हम पढ़ चुके हैं अभी तक 3 लेक्चरों में, अच्छे से डिटेल से एक एक चीज को हमने समझा है। आज अपने को जो समझनी है वो समझनी है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। क्या पढ़ना है? चलो दिमाग के तार खोल लो, कॉपी पेन निकाल लो। मनसबदारी व्यवस्था, दरवाजे बंद कर लो, कानों में रुई डालो, कानों में रुई मत डालो वरना तो मेरी भी आवाज नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो ये था क्या, इसको हम थोड़ा पीछे से समझते हैं क्योंकि देखो मेरी आदत है मैं जड़ उखाड़ता हूं हर चीज की, ठीक है। तो हम इसको पीछे से समझते हैं। प्राचीन भारत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक वंश आता है जिस वंश को हम बोलते हैं सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन। अगर आपने यज्ञश्री सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्री पुल्लुवामी, इन सब के नाम सुने होंगे तो सातवाहन वंश के ही राजा थे, ठीक है। सातवाहन वंश ने क्या किया था कि जितने भी इसके कर्मचारी थे और सेना थी या जितने भी इसके अधिकारी हुआ करते थे, इन्होंने उनको महीने में जो काम करते थे उसके बदले वेतन ना देके जमीन देनी शुरू कर दी। क्या देनी शुरू कर दी? जमीन। जैसे आज आप कहीं कंपनी में जाके काम करोगे, आपको हर मंथ सैलरी मिलेगी। वो क्या है कि आपने 1 महीने काम किया, उसके बदले आपको सैलरी मिल गई। वो सैलरी किस हिसाब से होती है? आपकी पोस्ट के हिसाब से होती है, आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से होती है। मैनेजर है तो 2 लाख, और वही सफाई कर्मी हो, खिलासी चपरासी हो तो 8,000 होता है ना ऐसी। तो आपकी पोस्ट के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं आज। लेकिन सातवाहन के समय हमारे पास पैसों की थोड़ी शॉर्टेज आ गई थी, लेकिन उस समय राजा महाराजाओं के पास जमीन इतनी थी पूछो मत। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, इनके जितने भी अधिकारी थे उनको हर महीने वेतन के हिस्से पर, मतलब जितना उनका 1 महीने की सैलरी बनती है उसकी जगह पर उतने पैसे में जितनी जमीन आ जाएगी वो जमीन देनी शुरू कर दी, ठीक है। सोचो आज हो जाए ऐसा, अरे मालदार हो जाएगी दुनिया। लेकिन उस समय जमीन की कीमत कोई खास नहीं थी। ये हम बीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है, आज से 2000 साल पुरानी बात है। तो उस समय राजा महाराजाओं के पास जमीन की दिक्कत थी नहीं। वो क्या करते थे, जितना भी आ गई, कितना काम करा तूने आज इस महीने जी इतना करा, ले तेरी इतनी सैलरी बनती है और इस सैलरी के हिसाब से इतनी जमीन है जाए, इतनी जमीन तेरी। तो सातवाहन वंशों ने अपने अधिकारियों को पैसे के बदले जमीन देनी शुरू कर दी। इस व्यवस्था को बोला गया सामंती व्यवस्था। कैसी व्यवस्था?
सामंती व्यवस्था। अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो इस शब्द का, सामंती का, हर किताब में आपको जिक्र मिलेगा। क्या है सामंती का मतलब? कि पैसे के बदले जमीन मिलना। ठीक है। अब हम जानते हैं सातवाहन के बाद इन्होंने शुरुआत करी थी, भारत में शुरुआत किसने करी? सातवाहन। लेकिन सातवाहन, जो ये सातवाहन वंश थे, इनका कार्यकाल बहुत लंबे समय तक नहीं चला और सातवाहन वंशों को रिप्लेस करके भारत पर आ गया गुप्त वंश। कौन सा वंश आ गया? गुप्त वंश। ये वही गुप्त वंश जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, भानुगुप्त, स्कंदगुप्त, इतने बड़े बड़े राजा हुए। समुद्रगुप्त जिसने पूरे भारत की मुट्ठी को, एक मुट्ठी भारत की जमीन को पूरी मुट्ठी में बांध दिया था, वो इसी गुप्त वंश का राजा था। तो गुप्त वंश बहुत पूरे भारत में फैला बढ़ा, तो इन पे पैसे की कमी नहीं थी, इनका विस्तार बहुत ज्यादा हुआ। तो इन्होंने सामंती व्यवस्था जो सातवाहन वंश ने शुरू करी थी, उसको अगर पूरे भारत में लागू किया तो वो था गुप्त वंश, क्योंकि इनका संपूर्ण भारत पर कब्जा था। तो इन्होंने सामंती व्यवस्था को पूरे भारत में फैलाया था, जबकि सामंती व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी? सातवाहन वंश ने। अब हम जानते हैं गुप्त वंश के बाद फिर वर्धन वंश आया और वर्धन वंश के बाद से भारत पर मुस्लिम आक्रमण होने लगे 700 एडी और 800 एडी के आसपास में। उन्होंने भी इसी व्यवस्था को कंटिन्यू रखा। ठीक है। हम जानते हैं सबसे पहला मुस्लिम जो भारत में वंश आके बसा दिल्ली सल्तनत का, वो था गुलाम वंश। वो हमने पहली क्लास में पढ़ा, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक कहलाता है वो कहलाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भी सेम इस व्यवस्था को जारी रखा कि मैं भी भारत में अपने कर्मचारियों को मंथली वेजेस, डेली वेजेस, जो खर्चे भत्ते हैं, पैसे के बदले मैं उनको जमीन दूंगा। लेकिन ये मुस्लिम है भाई, सामंती तो जो शब्द है वो हिंदी का है, तो इन्होंने सेम इस व्यवस्था को लागू रखा, लेकिन इन्होंने इसका नाम सामंती व्यवस्था को बदल के इसका नाम रख दिया इक्तादारी व्यवस्था। इसलिए जब भी आप कोई दिल्ली सल्तनत की या मिडाइवल हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे तो आपको इक्तादारी शब्द बार बार देखने को मिलेगा। इक्तादारी व्यवस्था कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सामंती व्यवस्था है, बस नाम चेंज कर दिया है। सामंती मतलब प्राचीन भारत की बात हो रही है और इक्तादारी मतलब मध्यकालीन भारत की बात हो रही है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है कि क्या किया जाएगा कि जितने हमारे अधिकारी हैं हम उनको महीने के पैसे के बदले ना देकर के जमीन देंगे। लेकिन इसमें देखो एक घाटा था, एक बड़ा राजा है, उसके छोटे छोटे बहुत अधिकारी हैं, अधिकारियों की सैलरी बहुत ज्यादा होती थी। अब सैलरी के बदले आप उनको जमीन दे रहे हो, अब अधिकारी पे जमीन हर महीने जुड़ती जा रही है, क्योंकि हर महीने उसको जमीन मिलती जा रही है। अब राजा तो अपनी जमीन सबको बांट रहा है, खिलासी चपरासियों को भी, सैनिकों को भी, अधिकारियों को भी, पंडितों को भी, सबको बांट रहा है। एक समय ऐसा आता था कि राजा पे जमीन घट जाती थी और जो उसके सबसे बड़े इक्तादारी होते थे उन पे जमीन बहुत ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि हर महीने उनको जमीन मिले जा रही है, तो उनके अकाउंट में हर महीने जमीन जुड़े जा रही है। और राजा क्योंकि अपनी जमीन हर महीने बांटे जा रहा है, तो राजा के अकाउंट में से जमीन कम होती जा रही है। आगे आके देखा गया कि यार ऐसे तो एक समय ऐसा आता है कि जो राजा है मेन, उस पर जमीन की कमी हो जाती है। अब जब जमीन की कमी हो जाती है तो टैक्स उस पर आना बंद हो जाता है, जब टैक्स आना बंद हो जाता है पैसों की शॉर्टेज हो जाती है, तो साम्राज्य बर्बाद हो जाता है। तो इल्तुतमिश के बाद जब खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद जब कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। और खिलजी वंश में जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो इसने इस इक्तादारी व्यवस्था को खत्म कर दिया कि यार अगर मैं जमीन ही बांटूंगा सबको तो मेरी जमीन खत्म हो जाएगी सारी, है ना। तो इसने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने मासिक वेतन देना शुरू किया। मासिक वेतन मतलब मासिक तो बाद में, पहले मासिक तो अब भी मिलता है, इसने इवन सालाना, पहले सालाना, एक साल का सालाना वेतन देना शुरू किया, ईयरली, कि अब तू 12 महीने काम कर और 12 महीने बाद तुझे एक साथ तेरी सैलरी मिलेगी 2 लाख। क्योंकि रोज रोज देते रहो ना, तो रोज कभी कुछ खा लेंगे, कभी कुछ, और सारे पैसे क्या कर देते हैं, उठा देते हैं। तो सबसे पहले इक्तादारी व्यवस्था को खत्म करके 1 साल की सैलरी एक साथ देने की भारत में जो शुरुआत करी थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने करी। लेकिन इसमें भी क्या होता था कि 1 साल बाद जब एक साथ सबकी सैलरी जाती थी तो अच्छा खासा पैसा बट जाया करता था, है ना। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के बाद, खिलजी वंश के बाद हम जानते हैं तुगलक वंश आया था, और तुगलक वंश का एक बहुत ही प्रतापी, बहुत ही समझदार राजा हुआ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सालाना वेतन को हटा के मासिक वेतन कर दिया कि भाई हम 1 साल की सैलरी नहीं देंगे, हम हर महीने सैलरी देंगे। आज हमको काम के बदले हर महीने सैलरी मिलती है। वो भारत में अगर सबसे पहले किसी ने काम के बदले हर महीने सैलरी देनी शुरू करी थी वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक।
ठीक है जी। लेकिन इस समय तक क्या था ना कि भारत की जनसंख्या कंट्रोल में थी। दूसरा, इनकी आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो ये हर महीने पैसे दे सकते थे। तुगलक वंश के बाद जब सैयद वंश आया, लोधी वंश आया, उसके बाद जब ये मुगल आए, तब तक भारत में जनसंख्या बढ़ चुकी थी। आर्मी बहुत, अकबर की इतनी विशाल आर्मी थी, बहुत बड़ी। अकबर अगर हर महीने अपनी आर्मी को पैसा देता तो अकबर को डर था कि पैसा घट सकता है। और अकबर बहुत दिमागदार था, उसने दिमाग लगाना शुरू किया और इसी समस्या को हल करने के लिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि हर महीने मेरे सारे अधिकारियों, मेरे सेनापति और मेरी सारी सेना को पैसे भी मिल जाए और मेरे को भी लाभ रहे, मैं ऐसा क्या करूं। इसलिए उसने इंट्रोड्यूस करी थी मनसबदारी व्यवस्था। अब हम इसको समझते हैं इसमें क्या था। अभी आप पीछे का समझे कैसे कैसे भारत में पैसों को लेके क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये था प्राचीन इतिहास। अब हम पढ़ते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था में अकबर ने क्या किया। ठीक है जी, देखो, मनसब का मतलब होता है पोस्ट। मनसब का क्या मतलब होता है? पोस्ट। देखो जी, आज जैसे आप पुलिस लाइन में जाओ तो सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल बनोगे, फिर एएसआई बनोगे, फिर एसआई बनोगे, फिर इंस्पेक्टर बनोगे, उसी में फिर एसएचओ बन जाओगे, फिर एएसपी बनोगे, फिर एसपी बनोगे, फिर एसएसपी बनोगे, उसके बाद डीआईजी बनोगे, आईजी, डीजी, डीआईजी, ऐसे पोस्ट है। और सबकी औकात के हिसाब से पोस्ट है या नहीं है? कहां पुलिस कांस्टेबल, कहां डीआईजी, तो सबकी पोस्ट है और औकात के हिसाब से पोस्ट है। तो अकबर ने भी औकात के हिसाब से पोस्ट बनाई, जिन पोस्ट को बोला गया मनसब। क्या बोला गया? मनसब। ये मनसब कम से कम हो सकता था 10 का, और ज्यादा से ज्यादा मनसब में हो सकते थे 5000। क्या हो सकते थे? 5000। ठीक है। और जो राजा के बहुत ही बड़े शहजादे या बहुत ही पास के मित्र हुआ करते थे, सबसे ज्यादा मनसब दिया जाता था उनको, और वो मनसब था हद से हद 7000 का। ठीक है। तो लोएस्ट मनसब कितने का था? 10 का। ये कैटेगरी है, ये पोस्ट है, औकात के हिसाब से मनसब दे दिया है। ठीक है। जो बहुत बड़े राजा महाराजा के बेटे होंगे और अकबर के दरबार में आएंगे, उनको कितने का मनसब दिया जाएगा? 5000 का। और जो अकबर के बिल्कुल ही राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होंगे, उनको दिया जाएगा 7000 का मनसब। अकबर का जोधा का हरका का भतीजा था मान सिंह को दिया गया था 7000 का मनसब। ठीक है जी। अब देखो इसमें होता क्या था। अकबर ने क्या करा कि अकबर के समय पहले चल क्या रहा था। अकबर की इमेजिन करिए कि 2 लाख की आर्मी है। ठीक है। 2 लाख की आर्मी को हर महीने पैसा देना है। उसके लिए सबसे पहले, पैसा तो बाद में दोगे, पहले आएगा तभी तो दोगे। तो सैलरी से पहले हर महीने किसानों से टैक्स कलेक्ट करने जाते थे अकबर के चेले। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अकबर के चेले पहले गए, सारे किसानों से टैक्स लेके आए, बीच में अपनी भी जेब में रख लिया, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। टैक्स वैक्स लेके आए, फिर अकबर के महल में आके सारा टैक्स जमा कर दिया। फिर अकबर के महल में ही ऑफिस में लोग बैठे हैं जो रजिस्टरों पे काम कर रहे हैं, उनके पास सारे सैनिकों की अटेंडेंस लगी हुई है ना। सारे सैनिकों को सोनू सैलरी दे दो, मुनेश सैलरी दे दो, फलाना सैलरी दे दो, ढिकाना सैलरी दे दो। सबको सैलरी दे रहा है, सबके आगे टिक लगा रहा है। ठीक है। अकबर ने बिना वजह जितने भी कार्यालय में जितने भी लोग इस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं, अकबर को सबको उन्हें भी पैसे देने पड़ेंगे काम करने के। जो टैक्स कलेक्ट करने गया वो फ्री में टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, वो टैक्स कलेक्ट करके लाएगा, तो उसके बदले उसको भी कुछ पैसा चाहिए। जो लोग सैलरी बांट रहे हैं ऑफिस में बैठ के, वो फ्री में तो बांटेंगे नहीं, वो काम कर रहे हैं, तो वो भी अकबर से कुछ ना कुछ पैसे लेंगे। सैनिकों को सैलरी बांटनी है, 4 जने पहले उससे पहले सैलरी लेके चले जाया करते थे कि बांटने वाले लाओ जी, हमने भी तो बांटी, हमें दो। टैक्स वाले बोलते थे हम भी तो टैक्स कलेक्ट करके लाओ, हमें कुछ दो, हमने भी तो काम किया है। अकबर कहता था यार कुछ ऐसा करूं कि अटेंडेंस लगाने का सारा मामला भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और ऊपर से मेरा पैसा भी बच जाए। उसने क्या करा, उन्होंने बोला कि भाई देख सोनू, बोलेगा हाँ जी, मान के चलो किसी का नाम सोनू है, तेरे पे तू सेनापति है। सोनू बोलेगा हाँ जी मैं सेनापति हूं, तुम्हारा बताओ तेरे पे कितनी की आर्मी है? जी मेरे पे 2000 है। कितने हजार सैनिक हैं? 2000 सैनिक है। अकबर बोलेगा अच्छा ये बता 2000 सैनिक और तेरा टोटल मिला के कितना पैसा बनता है? तो ये सोनू बोलेगा अकबर से कि महीने का हम मेरी पूरी आर्मी का और मेरा मिला के पैसा बन जाता है 10,000।
अब अकबर क्या करता था कि अपने सारे अधिकारी से पूछता था कि कोई मेरे को गांव ऐसा बताओ जिसका 1 महीने का टैक्स कलेक्शन 10,000 है। तो उसके सारे अधिकारी फाइल देखते थे, अरे विजयनगर का तो कम आ रहा है, शांति नगर का और कम आ रहा है, दुबई, सिंगापुर, कराची में बम फट रहे हैं, लाहौर में पतंग मुर्गे लड़ा रहे हैं। तब उन्हें करते करते मिल जाता था कि अरे ये रहा बराबर में ही गांव, इसका जो 1 महीने का टैक्स आता है उसका 10,000 रुपए आता है मंथली टैक्स, सारे किसानों का मिलके। अकबर बोलता था सोनू आज के बाद तू जाएगा और ये जो गांव मैं तुझे दे रहा हूं इसका 1 महीने का टैक्स कलेक्शन होता है 10,000। तू खुद जाके टैक्स को कलेक्ट करेगा सबसे, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद जितनी तेरी सैलरी है उसको रख लियो और बाकी का जो पैसा बचेगा अपने सैनिकों को बांट दियो। अब देखो इससे हो क्या गया। सबसे पहले अकबर को टैक्स कलेक्ट करने के लिए अलग से आदमी रखने पड़ रहे थे, काम खत्म। ठीक है, फिर बांटने वाले इंसान रखने पड़ रहे थे, काम खत्म। अब सेनापति खुद जाएगा टैक्स कलेक्ट करने, ठीक है, उसमें से अपनी सैलरी को रख लेगा और बाकी जो बचेगा अपनी आर्मी को खुद ही बांट देगा। ये थी व्यवस्था अकबर की, मनसबदारी व्यवस्था। कितनी बढ़िया थी कि इसने बीच में जो चेन थी उनको खत्म कर दिया, जहां बिना वजह का पैसा जा रहा था। जस्ट इमेजिन करो, आपकी कोई दुकान है, ठीक है, आप बहुत बड़े होलसेलर है, होलसेलर के से बाद में वो माल चला जाता है छोटी छोटी, मान बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी से आया होलसेलरों पे, होलसेलरों से आया बड़े बड़े गोदामों में, गोदामों से आया फिर क्या कहते हैं रिटेलरों पे, रिटेलरों से छोटी छोटी दुकानों में, और दुकानों से कंज्यूमर में। बीच में जब इतनी सारी चेन हो गई तो खर्चा तो अपने आप बढ़ जाएगा। अगर मैं इन सारी चीजों को काट दूं और डायरेक्ट अगर जब हम जाके गोदाम से चीज लेते हैं तो हमें सस्ती पड़ती है, नहीं पड़ती है, क्योंकि बीच के जितने भी ये दलाल बैठे हैं, दुकानदार या लेवल पे लोग बैठे हैं, इनका सारा कमीशन क्या हो जाता है, हट जाता है। सेम अकबर ने करा। अकबर ने बोला इनको सैलरी देने से पहले एक बंदा मैं टैक्स कलेक्ट करके लाता है उसको पैसे देता हूं, फिर 4 बंदे इनको सैलरी बांटते हैं उनको सैलरी देता हूं, उन सबको हटाओ, उनको और कुछ काम कराओ, चल भाई तू जाके पियानो बजा, जंगल काट, कुछ भी कर। आज के बाद से सोनू अपने आप जाके टैक्स को कलेक्ट करेगा। देख रहे हो, अब अकबर यहां पे एक चीज का बहुत ध्यान रखता था कि भाई किसी भी तरीके से ऐसा हो सकता है कि किसी महीने जहां से ये टैक्स कलेक्ट कर रहा है वहां से 10,000 रुपए ना आ पाए, कमा जाए, तो भाई इनके तो पैसे घट जाएंगे। सारी आर्मी रोने लगेगी, है हमारा सेनापति दगाबाज हो गया, पैसे नहीं दे रहा है, खा रहा है, अकबर से जाके कंप्लेंट करेंगे। अकबर जानता था कि ऐसा हो सकता है ना भाई, किसी महीने पैसे कमाए, इसलिए अकबर ने इनको अलग से एक एडवांस जमीन दे रखी थी, जिस जमीन को हम बोलते थे पैबाकी। क्या जमीन बोलते थे, पैबाकी। ये पैबाकी जमीन ऐसी जमीन थी जो स्टोर रहती थी एक जगह, और लेकिन इनकेस अगर जो वहां का कलेक्टर है टैक्स कलेक्ट करने वाला, अगर थोड़ा सा पैसा उसका कम पड़ जाए और वो पूरी तरह इनमें सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए, तो वो पैबाकी जमीन से जाके टैक्स कलेक्ट कर सकता था, और जितनी शॉर्टेज पड़ी थी उतना टैक्स कलेक्ट करके अपने सारी आर्मी का टैक्स पूरा कर सकता था। देख रहे हो व्यवस्था कितनी अच्छी है। हाँ, हालांकि इसमें घोटाले होने के बहुत चांसेस थे, लेकिन अकबर ने जासूस यहां पर रख दिए थे बहुत बड़े। अकबर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने बोला कि जाके देखो जितने भी सेनापति हैं घपलेबाजी तो नहीं कर रहे, पता चला मामले ही खराब कर रहे हो, इसलिए इस व्यवस्था को बोला गया मनसबदारी व्यवस्था। समझे, मोटा मोटा क्या था कि अब जो लोग अधिकारी हैं वो खुद जाके अपना टैक्स कलेक्ट करते थे, और उतना टैक्स कलेक्ट करते थे जितनी उनकी मंथली की सैलरी है, और थोड़ा सा फालतू। अकबर दिलदार आदमी था, तो बोलता था यार चल तुझे 10,000 रुपए चाहिए तो तू 12,000 ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकबर ने कभी भी, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़े से बड़ा राजा हो, कभी भी किसी को नाराज नहीं किया था, सबको खुश रखता था, सबकी तबीयत खुश रखता था, बिल्कुल। अब आपको मान के चलो आपको महीने के मिल रहे हैं 10,000, और अकबर कह रहा है चल तू खुद चला जा 11,000 ले लियो, आप भागे भागे जाएंगे? उस समय के 1,000 रुपए भाई चीर फाड़ कर देगा इंसान। तो ये थी अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। अब देखो इसमें होता क्या था, इतना तो समझ गए मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, कि खुद जाके टैक्स कलेक्ट करना और कम पड़ जाए तो पैबाकी भूमि से ले लेना। इसमें 2 चीज हुआ करती थी, एक होती थी जात और दूसरा हो करता था सवार। सवार का यहां पर मतलब है घुड़सवार, ठीक है। अब देखिए कोई आर्मी का बंदा है, कोई सेनापति है, तो उस पर बहुत सारे घुड़सवार होंगे, और घुड़सवार के साथ साथ देखो कोई एक तो होंगे उसके घुड़सवार जो घोड़े पर बैठकर लड़ रहे हैं, और एक होगी उसकी पैदल आर्मी। हमेशा पहले युद्ध ऐसे लड़े जाते थे कि कुछ घोड़े पे बैठ के लड़ रहे हैं और बाकी आर्मी पैदल भाग रही है। तो अकबर के समय में जो पैदल आर्मी होती थी उसको एक बंदे को मिलता था 3 रुपए महीना,
ठीक है। और जो घोड़े पर बैठकर लड़ रहे थे उनको मिलता था 20 रुपए महीना। देख रहे हो, घोड़े पर बैठकर लड़ रहा है उसको 20 रुपए महीना। ये बड़े कुशल, बहुत ही मंजे हुए घुड़सवार हुआ करते थे, जिनको पूरी प्रैक्टिस कराई जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी युद्धों की। जो बिल्कुल प्रोफेशनल घुड़सवार होते थे उनको मिलता था 20 रुपए प्रति माह। और जो पैदल भाला लेकर हथौड़ी छैनी पिलास लेकर भाग रहे हैं, पैदल ही ईंट पत्थर लाठी लेकर भाग रहे हैं, लड़की तो नखून बड़े करके भाग लेगी, है ना। ऐसे जो भागते थे उनको मिलता था, जो पैदल होते थे उनको मिलता था 3 रुपए महीना। और साथ में जो घुड़सवार होते थे उनको मिलता था 20,000 रुपए महीना। ठीक है। और इनको कंट्रोल कौन करता था? इनका एक सवार, मतलब इनका एक सेनापति। ठीक है। इस सेनापति को जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि भाई देख, तेरे जितने भी घुड़सवार हैं और जितने भी पैदल हैं, सब में देख टोटल तेरे कितने लोग हैं और उनका टोटल एक महीने का कितनी सैलरी टोटल बन रही है तेरी मिला के। ये टोटल जाके बता दिया करता था अकबर को कि भाई मेरा एक महीने को मेरी टीम में इतने टोटल लोग हैं और टोटल इतनी सैलरी उनकी बन रही है। तो अकबर अपने अधिकारी से पूछता था कि कोई इसको जमीन का ऐसा टुकड़ा दे दो जहां पर टैक्स कलेक्शन लगभग इतना हो, आगे जाके अपने आप टैक्स कलेक्ट किया करता था। ठीक है। जात होते थे जो अकेले हैं, जहां पर टीम नहीं है, जैसे बड़े बड़े अधिकारी तो अकेले ही होंगे ना जी। वित्त विभाग का मंत्री होगा, कोई प्रशासन विभाग का मंत्री होगा, वो तो अकेले होंगे। तो जो अकेले जाके टैक्स कलेक्ट करते थे उनको बोला गया जात, और जो टीम में जाके बहुत सारी टीम के लिए टैक्स कलेक्ट करता था उनको बोला गया सवार। सवार में घुड़सवार होते थे जिनकी सैलरी होती थी 20 रुपए महीना, और जो पैदल आर्मी हुआ करती थी अकबर के काल में उनका हुआ करता था 3 रुपए महीना। अब देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान के चलो रमेश है कोई, ठीक है, उसकी सैलरी है 800 रुपए, उसकी सैलरी है 800 रुपए। उस पे जो घुड़सवार है उसके पास मान के चलो 500, ठीक है। और जो पैदल है उसके पास आर्मी वो है 1000, ठीक है। अब 1000 आर्मी का एक महीने का टोटल वेतन कितना होगा? 3000, तो 3000 रुपए हो गई ये, ठीक है। अब घुड़सवार का कितना होगा? तो 500 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा? 10, 1 2 3, 1 2 3, 10,000 हो गई ये। और 800 रुपए मंथली सैलरी किसकी है? रमेश की। टोटल पैसा कितना हो गया? 10 और 3 13,000, 13 और 8 13,800। टोटल एक महीने का इसका खर्चा कितना आ गया? 13,800 रुपए। मतलब रमेश को हर महीने इतने रुपए की जरूरत है, सो दैट वो अपनी भी सैलरी रख ले और अपने घुड़सवार और पैदल आर्मी को भी बांट दे, है ना। यही तो है। तो अकबर इसको कोई जमीन का ऐसा टुकड़ा दे देगा जहां पर इतने का टैक्स कलेक्शन हो, उसमें से रमेश खुद जाकर टैक्स कलेक्ट करेगा, 800 रुपए अपने रख लेगा, 200-300 फालतू भी रख लेगा जब खुद जाकर टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो, और बाद में जो बचेगा घुड़सवार और पैदलों में बांट देगा। इससे देखो अकबर का चेन सिस्टम खत्म हो गया, उसके पैसे बच गए सारे। इसमें एक चीज और याद रखना, ये सिर्फ जाके उस जमीन से टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक अकबर को ही होता था। सामंती व्यवस्था की तरह नहीं कि जमीन पूरी दे दी, नहीं, इनको सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था। ठीक है जी। इल्तुतमिश के समय उससे पहले इनको जमीन ही दे दी जाती थी। ले भाई, अकबर के समय जमीन नहीं, चुपचाप जाके टैक्स कलेक्ट कर, ज्यादा अगर उड़ेगा तो भगा दिया जाएगा, क्योंकि भाई अकबर बादशाह था, चूं चाह ज्यादा उससे कर नहीं सकते थे। सही थी व्यवस्था, बढ़िया थी ना। ये थी अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, जो बहुत ही काम आई और जो औरंगजेब के समय तक चलती रही। जहांगीर ने भी इसको फॉलो किया, शाहजहां ने भी फॉलो किया, औरंगजेब ने भी। उसके बाद तो इतने बकलोल राजा आए, ये बहादुर शाह आया, उसके बाद जहांदार शाह आया। जहांदार शाह को पढ़ाऊंगा, देखना कैसा राजा था वो, ठीक है, प्रेम के पीछे कितना पागल था। उसके बाद फारूक आया, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, उसे किसी चीज से मतलब ही नहीं था, उसको मतलब था बस भाई लड़कियों का डांस चलना चाहिए, हाथ में होनी चाहिए बोर्ड का। कोई अटैक कर रहा है, कह रहा है तुम जाके लड़ो, मेरे सामने आर्केस्ट्रा चलने दो, इतना बकलोल राजा। उसके बाद अहमद शाह आया, फिर आलमगीर आया, शाह आलम आया, अकबरदुत्ती आया, बहादुर शाह जफर आया, और उसके बाद मुगल पूरे उखतर हो गए, खत्म। ठीक है जी। तो भारत में अगर अच्छे से मनसबदारी व्यवस्था किसी ने लागू करी थी वो कौन था? अकबर। इसमें वो अपने मनसब बना लिया करता था। मनसब कितने के हो सकते थे? कम से कम 10 के मनसब, मतलब तुम्हारी टोटल टीम कम से कम 10 बंदों की हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा 5000 मनसब, मतलब तुम्हारी टोटल टीम कितने बंदों की हो सकती है? 5000 की। हद से हद अकबर का कोई बहुत प्यारा बंदा, बहुत ही करीबी होता था, तो उसको दिया जाता था कितने का मनसब? 7000 लोगों का मनसब। ठीक है जी।
ये मनसबदारी व्यवस्था अकबर की, याद रखना, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी में आप याद रख लेना, जागी भूमि पैवा की भूमि क्या था सर। अब देखो मेन चीज शुरू होती है अपने अकबर की युद्ध नीति। अब सबसे मेन टॉपिक इसका बचता है अकबर की युद्ध। ठीक है जी, इसको अच्छे से समझना, इसी में आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे। मस्त कहानी है यहां की। देखो, अकबर 1560 तक तो बैरम खान के संरक्षण में रहा। ठीक है जी, और 1562 तक महामंगा के अंडर रहा। 1563 से लगभग इसने इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया था। ठीक है, लेकिन उससे पहले 1559 और 1560 में 1559 और 1560 में ये दो छोटी छोटी जगह, एक ग्वालियर और दूसरा जौनपुर। देखिए जी, जौनपुर पड़ता है आज के यूपी में और ग्वालियर पड़ता है आज के मध्य प्रदेश में। अकबर इनको जीत चुका था। ठीक है जी, ग्वालियर और जौनपुर को जीत चुका था। 1561 में, क्योंकि इस समय 1561 में किसका बोलबाला था, महामंगा का, तो 1561 में अकबर एक युद्ध छिड़ता है मालवा से। कहां से छिड़ता है, मालवा। मालवा कहां है, देखिए हम शुरू से पढ़ रहे हैं, कालिंजर, मालवा, महोबा, ग्वालियर, ये जितनी भी जगह हैं ये सब की सब पड़ती है मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, अब देखो 1561 में मालवा पे महामंगा का एक बेटा है बैरम खान। महामंगा का जो बेटा है उसका क्या नाम है, बैरम खान। अकबर बैरम खान को भेजता है मालवा। कहां भेजता है, मालवा। और मालवा का उस समय जो शासक था वो था बाज बहादुर। क्या नाम था, मालवा जिसके कंट्रोल में था उसका क्या नाम था, बाज बहादुर। अब देखिए बाज बहादुर पूरा रास लीला, ओए होए, प्रेम ही प्रेम इसके जीवन में होते हैं। ऐसे बहुत से आसपास कोई मर रहा है, जी रहा है, जिंदा हो गया, कुछ भी हाथ टूट गया, पैर, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें प्रेम से मतलब है। उसके लिए तो लड़की की शक्ल जैसे चांद आईना, ओए होए, है ना, उसको कोई मतलब ही नहीं। कोई मर रहा है, मर जाओ, जी रहा है, जी जाओ, वो परेशान होने दो, उसको प्रेम करना है बस। अब फिर लात मार के भाग जाएगी तो 4 घंटे तक रोएगा। 4 घंटे कह रहा हूं, 4 साल तक रोता रहेगा। ऐसे ये थे मिस्टर जी बाज बहादुर। बाज बहादुर और रूपमती के प्रेम जो प्रसंग है वो विश्व भर में विख्यात है। कभी बाज बहादुर और रूपमती के प्रेम संबंधों को पढ़ना। पागल था भाई बाज बहादुर रूपमती के पीछे, और रूपमती इतनी सुंदर थी अपने समय में, बहुत ही सुंदर थी, तो बाज बहादुर का पिघलना भी तय था। अब लड़की का क्या होता है, देखेगी पीछे जा रहा है, हल्की सी स्माइल पास कर देगी, लड़का वही खत्म। भाई देख के हंस गई तो फंस गई। उसे ये नहीं पता चोटे तू मरने वाला है, जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब ये बाज बहादुर रूपमती के चक्कर में पागल हो गए। ठीक है जी, अब मालवा पर 1561 में बैरम खान, देखो नाम लिखा है, महामंगा के बेटे का नाम था अदम खान, लिखा बैरम खान, क्या नाम था, अदम खान। 1561 में अदम खान अटैक कर देता है बाज बहादुर पर। बाज बहादुर पर अटैक करने का कारण क्या होता है कि रूपमती में इतना लीन हो जाता है कि अपने सैनिक प्रशासन को संभालना बहुत कम कर देता है और इसकी सैनिक व्यवस्था बहुत कमजोर हो जाती है। और मालवा हर राजा क्यों जीतना चाहता है, क्योंकि मालवा पर होती थी बहुत ही ज्यादा अच्छी फसल। अब अच्छी फसल होगी तो आपका टैक्स कलेक्शन वहां से अच्छा होगा। ठीक है, तो बाज बहादुर पे अटैक करता है कौन, अदम खान, और अदम खान जाके बाज बहादुर को हरा देता है। जैसे तैसे बाज बहादुर यहां से भाग के अपनी जान बचाता है। बेचारी अदम खान के पकड़ में आ जाती है रूपमती। रूपमती जानती है कि इन मुगलों की और इन मुसलमानों की बड़ी बेकार नीति है कि ये रानियों को पकड़ते हैं और उनको गुलाम बना लेते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, रेप करते हैं। तो इसने अपनी जान की बिना परवाह करते हुए और अपनी शान की परवाह करते हुए रूपमती आत्महत्या कर लेती है। ये जाके छिप जाता है, क्योंकि अदम खान इसको मारने आता है तो बाज बहादुर जाके छिप जाता है। लेकिन यहां पर अदम खान क्या करता है ना, जब बाज बहादुर भाग जाता है तो ये मालवा की महिलाओं को मारने मरने पर मजबूर कर देता है, जिससे महिलाओं के अंदर और आसपास के लोगों के अंदर एक
आक्रोश आ जाता है कि यार ये एक तो आ रहे हैं जीत रहे हैं और ऊपर से हमारी महिलाओं को मार रहे हैं। और इसका सपोर्ट पा लेता है बाज बहादुर कि सैनिकों, मेरे सिपाहियों, मेरे देशवासियों, तुम्हें लड़ने की, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरा साथ दो, मुझे दोबारा से मालवा पे गद्दी पर बिठाओ, मैं लड़ूंगा इससे, अकबर से। उन्होंने बोला सोच पिछली बार आया था तो डर के भाग गया था, अब कह रहा है मैं दोबारा लड़ूंगा। उन्होंने बोला कोई नहीं, चिल मारो, तुम मुझे गद्दी पे बिठाओ और तुम्हारी कसम मैं लड़ूंगा। तो जैसे तैसे सपोर्ट पाके बाज बहादुर दोबारा गद्दी पर बैठ जाता है। ये बात पता चलती है अकबर को कि यार बाज बहादुर दोबारा गद्दी पर बैठ गया। तो वो दोबारा इस बार आता है अकबर खुद मालवा पर और बाज बहादुर को फिर झुकने पे मजबूर कर देता है, फिर झुकने पर इसे मजबूर कर देता है। और बाज बहादुर जानता था कि इस बार अकबर खुद आया है, ज्यादा बोलूंगा मार काट देगा। तो इस बार ये समझौता करके अकबर से और राणाओं के पास चला जाता है राजस्थान, क्योंकि राणा ऐसे थे जो दबा के किससे टक्कर ले रहे थे, मुगलों से। तो दुश्मन का दुश्मन कई बार अपना दोस्त बन जाता है ना, सेम कहानी यहां पे हुई। बाज ने बहादुर ने जाके जो अकबर के दुश्मन थे राणा राजस्थान के, वहां जाके शरण ले ली। उसके बाद अकबर ने कई बार बाज बहादुर ने कई बार प्रयास किया कि क्या मैं मालवा को फिर दोबारा जीत सकता हूं। फाइनली जब इसको लगा कि भाई मालवा मेरे हाथ से अब निकल चुका है, तो इसने जाके अकबर के दरबार में सरेंडर कर दिया। और अकबर ने, मैंने फिर बताया तुम्हें, अकबर के सामने जो भी जाके सरेंडर करता था अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। ठीक है, अकबर की यही तो खूबसूरती थी। और जब इस बाज बहादुर ने जाके अकबर के सामने सरेंडर किया तो अकबर ने इसको अपना मनसबदार बनाया और इसे अपने दरबार में मनसब देके एक अधिकारी बना दिया। ठीक है, सेनापति बना दिया। ये थी मालवा की कहानी। ठीक है, अब इसी समय 1562 से लेके लगभग 1570 तक, 1562 से लेके लगभग 1570 तक, ये 10 और इवन 72 भी कह सकते हो, इन 10 साल अगर अकबर ने किसी चीज को फोकस किया तो वो था सिर्फ और सिर्फ राजस्थान। इन 10 साल अकबर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पर रहा और राजस्थान के साथ साथ उसने गुजरात को भी जीता। और इन 10 साल बाद, इस 10 साल का परिणाम ये हुआ कि इसने पूरे के पूरे राजस्थान को अपने कब्जे में कर लिया और साथ में गुजरात, मालवा इसके कब्जे में हो चुका था। अब सिर्फ और सिर्फ रह गया था तो बिहार और बंगाल। और फिर इसने 1572 के बाद इसने बिहार और बंगाल को भी अपने उसमें मिला लिया। वो हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मालवा की नीति समझ आई कि मालवा में कौन बैठा था? बाज बहादुर। कौन बैठा था? बाज बहादुर। और बाज बहादुर की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? रूपमती। 1561 में अदम खान आता है और बाज बहादुर को झुकने पे मजबूर कर देता है। बाज बहादुर भाग जाता है, लेकिन जैसे ही अदम खान वापस जाता है तुरंत बाज बहादुर दोबारा विरोध कर देता है। इस बार अकबर स्वयं आता है। अकबर के डर से राणाओं के पास जाके वहां पर शरण ले लेता है। और जब बाज बहादुर को पता चलता है कि अकबर से जीतना मुमकिन नहीं है तो ये जाके चुपचाप अकबर के दरबार में सरेंडर कर देता है और इस तरीके से मालवा अकबर के हाथ में आ जाता है। ठीक है जी। लेकिन अब देखो एक चीज और समझो, एक चीज तुम्हारे और समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है। मैं मैप से समझाता हूं सो दैट आपको चीजें समझ थोड़ी आएंगी। देखो जी, ये है दिल्ली, यहां पर अकबर साहब बैठे हैं। यूपी में इधर है जौनपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश में इधर है ग्वालियर, ठीक है। इसी के नीचे है मध्य प्रदेश में ही क्या आएगा, अभी चंदेलों का हम पढ़ने वाले हैं, चंदेल है, ठीक है। और इधर जो ये नर्मदा नदी है ना, इसके घाटी और इसके आसपास के क्षेत्र को, ये गुजरात आ जाएगा, थोड़ा सा गुजरात ये इतना है। इससे इधर मध्य प्रदेश में ही जो नर्मदा वाला एरिया है, ठीक है, उसकी घाटी के आसपास का जो एरिया है, वहां के एरिया को उस समय बोला जाता था, गंगा के आसपास का आप एरिया मान लो, ये गंगा कह रहा हूं, नर्मदा के आसपास का एरिया मान लो, ये नर्मदा के आसपास का एरिया है, ठीक है। यहां का उस समय राजा था अमरदास, अमनदास। कौन थे यहाँ के राजा उस समय? अमनदास। अब देखो यहां पर समस्या क्या थी, अमनदास के बारे में समझो। अकबर ने ये पूरा एरिया जीत लिया है, ये वाला पूरा एरिया जीत लिया है, दिल्ली पूरे उसके कब्जे में है ही। अगर राजस्थान को छोड़ दे तो उसने राजस्थान को जीतना है, गुजरात को जीतना है और इस वाले एरिया को जीतना है। अब देखो नर्मदा के आसपास का
उस समय अगर कोई शासक था तो उसका नाम था अमनदास। क्या नाम था? अमनदास। ठीक है। गुजरात का शासक था उस समय बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। ठीक है जी। यहां के अमनदास ने कई बार इस बहादुर शाह को सपोर्ट किया था और यह बहादुर शाह मुगलों का कट्टर दुश्मन था। मुगलों का कट्टर दुश्मन था बहादुर शाह, और इस बहादुर शाह का बार बार सपोर्ट कर रहा था अमनदास। तो अकबर इसको कैसे बख्शेगा जब दुश्मन का दुश्मन, या आपस में एक दूसरे के क्या थे? ये एक दूसरे के दोस्त थे, और इन दोनों का दुश्मन सेम था। कौन? अकबर। दोनों का दुश्मन सेम था। कौन? अकबर। तो अकबर ने अमनदास को टारगेट पे लिया। ठीक है। अब देखो अमनदास के बारे में समझो। अमनदास ने जब बहादुर शाह की युद्ध में मदद करी थी, हम जानते हैं बहादुर शाह का पंगा हुमायूं से हुआ था, आपने जब हुमायूं वाली क्लास में पढ़ना, तो बहादुर शाह का जब हुमायूं से युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में अमनदास ने बहादुर शाह की मदद करी थी, और बहादुर शाह ने अमनदास से खुश होकर इसको एक उपाधि दी थी, एक टाइटल दिया था, जिस टाइटल का नाम था संग्राम शाह। तो आगे जाके अमनदास को ही संग्राम शाह के नाम से जाना गया। ठीक है जी। तो अमनदास को हम साथ में और क्या बोल सकते हैं? संग्राम शाह। अब देखो इस संग्राम शाह का एक बेटा था, उस बेटे की इसने जो शादी करवाई वो इस चंदेल वंश में एक रानी थी जिनका नाम था दुर्गावती। क्या नाम था जी? दुर्गावती। तो संग्राम शाह ने अपने बेटे की शादी किससे करवा दी? दुर्गावती से। किससे करवा दी जी? दुर्गावती से। अब देखो दुर्गावती अति सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर थी, और साथ में ये हमारी तरह नहीं कि गाइस देखो हम जा रहे हैं और मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, नहीं, बहुत ही वीर, लड़ने वाली, शिकार पे जाने वाली, युद्ध लड़ने वाली, ये ऐसी थी दुर्गावती, और बड़ी सुंदर। ठीक है। एक तो ये कारण था शादी करने का, और दूसरा देखो अब मुगलों का साम्राज्य धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है, और ये लोग कमजोर हो रहे हैं, तो ये आपस में गुट बनाना चाहते हैं, सो दैट अगर अकबर इन पर आक्रमण करे तो हम आपस में गुट मिलकर पूरा एक साथ अकबर से लड़ेगा तो हो सकता है हम जीत जाएं। इसलिए ये आपस में वैवाहिक संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। इसी संदर्भ में संग्राम शाह ने अपने बेटे की शादी चंदेलों से शादी कर दी। महोबा के एरिया में ये थे, और जो इनकी बेटी थी, रानी थी, उसका क्या नाम था? दुर्गावती। दुर्गावती अति सुंदर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही वीर, शिकार पे जाने वाली। इसके समय के जो इतिहासकार हैं वो किताबों में लिखते हैं कि यदि रानी को एक खबर मिल जाया करती थी कि जंगल में बाघ देखने को मिला या शेर देखने को मिला है, तो जब तक वो शेर का शिकार नहीं कर लिया करती थी तब तक जल का सेवन नहीं करती थी। देखो कितनी मान रही होगी कि अगर इसको पता चल गया कि भाई इधर जंगल में शेर आया तो शिकार पे करने भाग जाती थी। हम जैसे को पता चल गया शेर आया तो हम तो दरवाजा में बोले भाई। रानी इतनी वीर कि शिकार पे जाती थी और प्रण लेती थी कि जब तक मैं उसे मार नहीं दूंगी, उसका शिकार नहीं कर दूंगी, जब तक जल भी नहीं पीऊंगी। जल मतलब पानी। ऐसी रानी थी। और इसने, अब देखो इसके साथ, बेचारी के साथ इसका दुर्भाग्य क्या था कि संग्राम शाह के बेटे की मृत्यु हो गई बहुत जल्दी। संग्राम शाह के बेटे की मृत्यु हो गई बहुत ही जल्दी, बेचारी दुर्गावती हो गई विधवा। अब बेटा था इनका छोटा, तो गद्दी पर दुर्गावती ने अपने बेटे को तो बिठा दिया, लेकिन बेटे को ना आती थी उस समय तलवार भी पकड़नी। तो ऐसे में साम्राज्य को कौन चलाए? तो साम्राज्य की जिम्मेदारी ली दुर्गावती ने कि भले मेरा बेटा छोटा है, गद्दी पर बैठ रहा है, कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगी, अकबर सकबर जो भी होगा मारूंगी कोनी कोक में। और ये सुंदर तो बहुत थी। उस समय यूपी का पूरा एरिया जीत चुका था अकबर। यूपी के इलाहाबाद में अकबर का एक सेनापति बैठा था जिसका नाम था आसफ खान। कौन? आसफ खान। हाँ जी, ये वही आसफ खान है जो महाराणा प्रताप से भी लड़ने जाएगा आगे, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो हुआ इलाहाबाद में उस समय अकबर का सेनापति बैठा था आसफ खान। आसफ खान को पता चलता है कि यार रूपमती एक रानी है जो बहुत ही सुंदर है, दूसरा अपार धन दौलत है उनके पास, और बोलती है कोई भी आ जाए मुझसे लड़ ले, ये है वो है। आसफ खान ने बोला यार इस रानी से तो लड़ना पड़ेगा। आसफ खान जाता है और दुर्गावती के अपनी एक आर्मी लेके जाता है, दुर्गावती की साइड बढ़ता है, और दुर्गावती भी पूरे कौशल्य के साथ, पूरे साहस के साथ आसफ खान को पूरी चुनौती देती है। लेकिन आसफ खान मुगलों का सेनापति है, उस पर आर्मी बहुत बड़ी है। दुर्गावती ने बोला मरूंगी कोई बात नहीं लेकिन लड़ूंगी।
अपने देश के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ूंगी। दुर्गावती आसफ खान की आर्मी से लड़ती हैं और जब उनको दिखता है कि अब पार नहीं पड़ेगी, अब मैं 110% मारी जाऊंगी, तब वो खंजर से खुद मर जाती हैं, अपने आप को खंजर मार लेती हैं। और हमारे इतिहास की विडंबना देखिए कि दुर्गावती को हम इतिहास में जगह नहीं देती। आप में से कितने लोगों ने सुना है दुर्गावती का नाम? किसी ने नहीं सुना होगा। जबकि इतनी वीर थी जिन्होंने मुगलों के सबसे कुशल सेनापतियों में से एक आसफ खान से टक्कर ली थी, और जब दिखा कि मैं हार रही हूं तो खंजर खुद मार लिया था। खुद सुसाइड करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए? बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। इन्होंने खुद खंजर मार के अपनी आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद आसफ खान ने जो धन दौलत लूटी है यहां से, इतनी धन दौलत लूटी, इतनी धन दौलत लूटी, मजे ही मजा। उस समय ये बदायूनी लिखता भी है किताब में, बदायूनी ने खुद लिखा कि जितनी धन दौलत दुर्गावती के साम्राज्य से, महल से लूटी गई, अगर उसके एक भाग का भी अगर मेरे को विवरण करना हो, डिटेल देनी हो, तो मैं कर नहीं पाऊंगा। मतलब 1% धन दौलत का भी अगर मेरे को डिटेल देनी होगी कितनी है तो नहीं दे पाऊंगा। तो सोचिए जितनी करी होगी वो पूरी लूट कितनी होगी। अब यहां पर आसफ खान करता क्या है? आसफ खान एक गलती कर देता है। आसफ खान जितनी भी धन दौलत लूटता है उसमें से सारी की सारी धन दौलत लेके चला जाता है इलाहाबाद, और दिल्ली में सिर्फ भेज देता है 200 हाथी। ये बात पता चलती है अकबर को कि यार इतनी सारी धन दौलत लूट के लेके आया है दुर्गावती को मार के, लेकिन हमारे दरबार में सिर्फ भेज दिए 200 हाथी, बाकी सारी धन दौलत लेके बैठ गया है खुद, सारा साम्राज्य हड़प के बैठ गया है खुद। तब अकबर जाके इसको मजबूर करता है, आसफ खान को जितना एरिया इसने दुर्गावती के साम्राज्य का कब्जाया था वो सारा दोबारा से उन्हीं को छोड़ना पड़ता है, और सिर्फ दुर्गावती के एरिया के 10 किलो पर अकबर अपना कब्जा कर लेता है। बाकी उनको अपना मनसब बना के वहीं पे बैठा देता है। समझे जी? मनसब मतलब अब आप जितने भी युद्ध लड़ोगे वो अकबर के लिए लड़ोगे। अकबर आपसे बोलेगा कि जी आर्मी लेके चलना है, आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आप अकबर से हारे हो तो आपको अकबर की ये शर्त माननी पड़ेगी। तो दुर्गावती वो रानी थी जो बड़े साहस से लड़ी थी अकबर के कुशल सेनापति आसफ खान से, भले ही खंजर मार के उन्होंने अपनी हत्या कर ली थी। ठीक है जी? तो आज हमने इसके मालवा का युद्ध बाज बहादुर वाला पढ़ लिया, और दूसरा नीचे दुर्गावती वाला युद्ध पढ़ लिया, महुआ वाले एरिया का। ठीक है? नर्मदा के आसपास के एरिया का। अब हम कल की क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे उदय सिंह के साथ इनका हल्दी घाटी का युद्ध होता है, फिर महाराणा प्रताप का। उसे समझने में हमें 1-2 दिन लगेगा क्योंकि वो बहुत डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद फिर हमारा गुजरात, बिहार, बंगाल, और फिर इसके बाद युद्ध हो जाएंगे खत्म, और 1605 में अकबर की हो जाएगी मृत्यु। तो अभी अकबर पे कम से कम 3 लेक्चर और बनेंगे। ठीक है? अकबर के युद्ध बहुत बड़े हैं। तो आज अपने को मालवा समझ आ जाना चाहिए पूरा, और मालवा के साथ साथ नीचे संग्राम शाह वाला एरिया, महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश का ही महोबा वाला एरिया, और नर्मदा के आसपास का। ठीक है जी? चलिए, धन्यवाद।